अमरीका और ईरान के दरमियान बिलाखिर एक मफाहमती माहिदा तय पा गया और इस पेशरफ्त को खित्ते में कशीदगी के खात्मे की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जंग के बादल छटना शुरू हो गए हैं और एक ऐसे बहरान का इख्तिताम हो रहा है जिसने कई हफ्तों तक आलमी सियासत, आलमी तिजारत और तवानाई की मंडियों को अपनी लपेट में ले रखा। लेकिन हकीकत यह है कि जंग बंदी या अमन मुआहिदा किसी भी तनाज़े के तमाम असरात को फौरी तौर पर ख़त्म नहीं करता। मैदान जंग में गोलियां रुक जाने का मतलब ये नहीं होता कि मईशतों पर पड़ने वाले झटके भी फौरन खत्म हो जाएंगे। यही वजह है कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का हालिया बयान गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है, जिसमें उनका कहना है कि तवानाई बहरान और सप्लाई चेन में पैदा होने वाला तातुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी और माशी बहाली का इन्हिसार इस बात पर होगा कि तवानाई की फराहमी को पहुँचने वाला झटका कितना शदीद था। अब ये बयान दरअसल इस हकीकत की निशानदेही करता है कि जंग बंदी के बावजूद आलमी मईशत को फौरी रिलीफ मिलने की तवक्को करना हकीकत पसंदाना नहीं होगा। जदीद आलमी मईशत एक दूसरे से जुड़ी हुई मईशत है। यही वजह है कि दुनिया के खित्ते में पैदा होने वाला बहरान हज़ारों मील दूर मौजूद ममालिक को भी मुतासर करता है। और देखा जाए तो ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के दौरान सबसे बड़ा खदशा तवानाई की फराहमी से मुताल्लिक था, क्योंकि मशरिक़ वस्ता दुनिया के तेल और गैस के ज़खायर का मरकज़ समझा जाता है। यही वजह है कि जंग के दौरान आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। शिपिंग कंपनीज़ ने इजाफी खतरात के बायस अपने किरायों में इजाफा किया और सरमायाकारों ने महफूज सरमायाकारी की जानिब रुख करना शुरू कर दिया। गो के मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होने का अमल शुरू होगा, लेकिन वो नुकसानात जो पहले हो चुके हैं उनकी तलाफी में वक्त लगेगा। यही वो नुकता है जिसकी जानिब IMF की सरबराह ने इशारा किया है और इस हवाले से तवानाई के शोबे को पहुँचने वाला नुकसान सबसे ज़्यादा तशवीश का बायस है। अगर किसी तनाज़े के दौरान तेल की तनसीबात, गैस के ज़खायर, पाइपलाइंस, बंदरगाहें या रिफाइनरीज मुतासर हों तो उनकी बहाली कई हफ्तों या बाज़ औक़ात कई महीनों पर मुहित हो सकती है। यही वजह है कि जंग बंदी के बावजूद आलमी मंडियों में तवानाई की कीमतें फौरी तौर पर अपनी पुरानी सतह पर वापस नहीं आती। ख़रीदार ममालिक पहले ये देखते हैं कि सप्लाई कितनी मुस्तहकम है, जबकि सरमायाकार इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कहीं दोबारा कशीदगी तो पैदा नहीं हो रही। इस गैर यकीनी सूरत हाल के बायस कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहता है, जो आलमी माशी सरगर्मियों पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। फिर इसी तरह सप्लाई चेन का मसला भी उतना ही आम है। गुज़श्ता चंद बरसों में दुनिया ने देखा है कि कोरोना वबा के दौरान सप्लाई चेन में तातुल ने किस तरह आलमी मईशत को मुतासर किया था। इसी तरह ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी ने भी इसी नौइयत के खदशात पैदा की। बहरी रास्तों की बंदिश या महदूद दस्तियाबी, इंश्योरेंस अखराजात में इजाफा, माल बरदार जहाज़ों की ताख़ीर और तिजारती रास्तों पर सिक्योरिटी खतरात ने आलमी तिजारत की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। अब जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन सप्लाई चेन को दोबारा मुकम्मल तौर पर मामूल पर आने के लिए वक्त दरकार होगा, क्योंकि कारोबारी इदारे फौरी तौर पर अपनी हिकमत अमली तब्दील नहीं करते, बल्कि वो हालात के मुकम्मल इस्तेहकाम का इंतज़ार करते हैं। यही वजह है कि आलमी तिजारत पर इस जंग के असरात कुछ अरसे तक महसूस किए जाते रहेंगे। फिर इसी तरह आलमी सतह पर सबसे बड़ा असर महंगाई की सूरत में सामने आ सकता है। जब तवानाई महंगी होती है तो तकरीबन हर शोबे की लागत बढ़ जाती है। फैक्ट्रीज़ की पैदावार, ट्रांसपोर्ट, खुराक की तरसील, सनती खाम माल और ख़िदमात के अखराजात में इजाफा होता है। गो के मुआहदे के बाद महंगाई के दबाव में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन जंग के दौरान पैदा होने वाले असरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में वक्त लगेगा। इस वक्त डॉक्टर कैस असलम माहिर इक्तसादी उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ाहिर है जैसे ही जंग बंदी या मुआहदे से मुताल्लिक़ ख़बर, पर्टिकुलरली रिसेंटली मुआहदे की बात आई, तो एक एपी सेंटर जो इकॉनमी बन गया था इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट का और माशी घुटन पैदा हो गई थी, तो यूँ लगा कि जैसे मईशत के लिए एक बड़ी मस्बत खबर है, ठंडी हवा का झोंका है। और ज़ाहिर है भी, लेकिन इसके असरात आम आदमी तक पहुंचने में डॉक्टर साहब कितना वक्त दरकार होगा? शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बात तो ये है कि ये मुआहदा 7 दिनों के लिए है, 2 महीने के लिए। इसके दरमियान एक और चीज़ है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और इजराइल का लेबनान पे जो लड़ाई है वो अभी हल नहीं हुए, तो किसी वक्त भी ये फिर से मसले की तरफ जा सकता है, बट आई होप नहीं जाएगा। बट ये बात सही है कि ये जो तेल की कीमतें हैं, पहली बात तो ये हुई है कि नीचे आई हैं, 100 के ऊपर चली गई थी, अब $89 पे बैरल आई है, ये नीचे और आएगी। बहुत सारे टैंकर, तेल बरदार टैंकर्स को नुकसान पहुंचा हुआ है, तो ईरान की तरफ से कुछ शायद हुआ ये भी है कि ईरान ने वो माइंस बिछाई थी जहाँ से जहाज नहीं गुजर सकते, तो उनको भी ढूंढ के खत्म करना कुछ दिन लगेंगे। अमेरिकन फ्लीट ये कह रही है कि अभी हम कभी नहीं देंगे कि
तो कई कई इश्यूज हैं जो फिर हमारे यहाँ जब तेल की कीमत 400 से ऊपर चली गई ऑयल पेट्रोल की, तो ये जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट थी वो भी बढ़ गई थी, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो 11.5 और 12% पे चली गई कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो ये नीचे आसानी से नहीं आएंगी। आई होप के पहले तो हमारा बजट भी बीच में आया है, तो आई होप के महीने 2 महीने लगेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तबाही हो रही है उसको भी इस मुआहदे में हुतीज अभी शामिल नहीं है, वो रेड सी को कंट्रोल करते हैं जहाँ से सऊदी के जा रहा है। तो बट एट द सेम टाइम एक बात तो होगी कि अगर ईरान को इजाजत दे दी तेल बेचने की, तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम गैस और तेल दोनों जमीनी रास्ते से उनसे खरीद सकते हैं। बट आपकी बात सही है कि ये लगेंगे, ये टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे सारी। ठीक, ये तो जाहिर है एक एडेड बेनिफिट होगा कि अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान पे से लिफ्ट की जाती हैं तो उसका हम कोई फ़ायदा उठा सके। जाहिर है ये तो एक एडेड बेनिफिट होगा, लेकिन उससे पहले जो सिचुएशन थी वो हमारे लिए ज़्यादा वर्स्ट इसलिए हो गई कि सप्लाई लाइन बड़ी बुरी तरीके से मुतासर हुई, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जाहिर है और दीगर ममालिक के लिए भी, ऑयल ड्रिवन इकोनॉमीज़ के लिए। तो अब इसको आपकी पेशबंदी ये है कि 2 महीने का, और प्रोवाइडेड दैट के 60 रोज़ के बाद भी ये मुआहदा लास्ट करता है, कि इसके बाद भी ये देर पा जो है वो साबित होता है। तो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो एकदम से आया है, इसका असर जायल होने में कितना वक्त दरकार होगा? ये भी 2 महीने के अंदर आप देखते हैं कि नलिफाई हो जाएगा? देखें, 3 बातें बहुत जरूरी हैं इस सारे के अंदर। पहली बात तो ये है कि तेल की फराहमी अब अगर कांस्टेंट हो जाए तो और इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आए तो हमारे भी यहाँ नीचे आएंगी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि जो आपकी दक्षिण साइड है वो अब इसका फायदा उठाते ज़्यादा सप्लाई करना शुरू करें। और तीसरी बात हुकूमत खुद है कि उसकी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं वो फाल हो जाएं और कीमतों को नीचे लाने में कामयाब हो जाए। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो फिर ये जो महंगाई हुई है इससे बढ़ सकती है, इससे कम होना बड़ा मुश्किल काम है। एक और बात जो मैं कहना चाह रहा था ये है कि एक बात तो शायद पाकिस्तान जैसे मुल्कों को समझ आई होगी कि हमें ऑयल स्टोर करने की फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, कि कभी भी ऐसा सिचुएशन जो आए तो हमारे पास फिर 2-3 महीने का तेल हो, ताकि हम अपनी क्राइसिस को राइड ऑफ कर सकें। हालांकि अभी भी हमने शायद क्राइसिस को उस लेवल पे राइड ऑफ किया है, मगर अवाम पे तो ये तो इन्फ्लेशन है, मेरा ख्याल है कि ये 11-12% पे जो पहुंची हुई है इसको कुछ होगा नीचे आने में, अगर आपकी सारी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं वो काम करना शुरू कर। ठीक, लास्टली ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी उसका इम्पैक्ट तो आएगी, लेकिन बहुत सारे टैक्सेस भी तो हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उसमें से एक बुनियादी तौर पे और सबसे ज़्यादा पोर्शन ले जाती है। तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट तो हम स्लोली ग्रेजुअली देख रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरा एस्पेक्ट है टैक्सेस वाला, जब तक वो इनकॉर्पोरेट इसी तरीके से रहेगा तो फिर क्या पेट्रोल की प्राइसेस हकीकी हो सकेंगी हमारे यहाँ? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बात यह है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर और अवाम के दरमियान हुकूमत अपना हाथ रखते रहती है और हुकूमत हर जगह से पैसे इकट्ठे भी करती है। तो 2 बातें इसमें हैं। एक यही है कि अगर हुकूमत अपनी लेवीज बढ़ाती रही या यही रखा है उन्होंने, तो फिर नेचुरली इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। दूसरी बात मुझे जो नहीं समझ आई वो ये है कि हम लेते हैं सऊदी तेल और वो भी 3 साल पे डेफर्ड पेमेंट में, हम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे। तो मेरा ही नहीं ख्याल कि हमें ज़्यादा इफेक्ट करना चाहिए था ये ऑयल प्राइसेस के बढ़ने या कम होने पे। मगर आपकी बात सही है कि अगर हमने टैक्स लेवी से भी इकट्ठा करना है तो फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी और ट्रांसपोर्ट के साथ फूड कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो एनर्जी और फूड प्राइसेस यहाँ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब, हमारे इक़्तिसादी अमूर हमारे साथ मौजूद थे।